हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS के क्लासेस में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम RPF SI कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट GK GS के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का जो सेट है, सेट नंबर 48 होने वाला है और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ साथ करेंट अफेयर के साथ साथ कई सारे टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए GDS के क्लासेस में और शाम को 7 बजे इस क्लास को देखना ना भूलिए। तो आज हम 30 लाइक का टारगेट रख रहे हैं, कम से कम 30 लाइक होना चाहिए इस वीडियो पे। देखिए दोस्तों, लाइक करेंगे तो वीडियो को और बढ़िया से बनाने का एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप इतना काम कर दीजिएगा। 30 लाइक आज मैं रख रहा हूँ। 30 लाइक से 30 लाइक तक आप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खेल में डंकसाट शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो डंकसाट खेल जो शब्द है ये किस खेल में प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो ये किया जाता है आपके बास्केटबॉल में। ऑप्शन नंबर 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि डंकसाट आपका जो बास्केटबॉल खेल है इसमें इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंकज आडवाणी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो पंकज आडवाणी जो है ये बिलियर्ड्स खेल से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड मैन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, थर्ड मैन, आपने अगर जो क्रिकेट मैच देखा होगा तो इसमें थर्ड मैन का नाम बार बार आप सुने होंगे कमेंट्रियों में भी। कमेंट्री जो लोग करते हैं बताते हैं। तो जो थर्ड मैन है ये आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि थर्ड मैन आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तान्या हेमंत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो तान्या हेमंत की बात करेंगे तो ये प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और इनका संबंध किस खेल से है ये आपको बताना है। तो इनका संबंध है आपके बैडमिंटन नामक खेल से। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो BCCI है, बोर्ड ऑफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऑफ काउंसिल वाला, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता था? अब बात करेंगे पुरुषों का यानी वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप जो होता है उसकी, ठीक है। तो 1975 में आपका वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है वनडे का। 1983 में भारत पहली बार विजेता होता है वर्ल्ड कप का और दूसरी बार जब विजेता हुआ महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में 2011 में, जिसमें फाइनल में श्रीलंका को हराया था इसने, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने लंबा छक्का मार के मैच को जिताया था, ठीक। तो याद होगा जो लोग देखे होंगे। तो 2011 में दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय कप भारत जीता था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके बाद से जो हॉकी का विश्व कप हुआ था, ठीक है, ओलंपिक खेल में, तो उसमें स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1948 में, ठीक। मेजर ध्यानचंद्र जानते ही हैं, वो आपका जब अंग्रेजों की ओर से खेलते थे वो, क्योंकि आज़ाद भारत के बाद बहुत कम ही खेले हैं वो। तो स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था 1948 में। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? अब यहाँ पे कुछ प्रमुख पुस्तक हैं, ठीक है, उनके लेखक हैं, उनके संबंधित उनसे क्वेश्चन देख लीजिए। तो ट्रेन टू पाकिस्तान इसकी बात करेंगे तो इसके जो लेखक हैं, ठीक है, वो कौन है आपके? खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉलर बहू निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है? डॉलर बहू ये काफ़ी चर्चित ये भी पुस्तक है आपका, डॉलर बहू, ठीक है। इसको लिखी हैं सुधा मूर्ति जी। सुधा मूर्ति इन्फोसिस के जो हैं संस्थापक CEO, उनकी पत्नी हैं सुधा मूर्ति जी। बिजनेसमैन ऋषि सुनक की ये सास लगती हैं रिश्तों में। तो याद रखिए काफ़ी पॉपुलर ये पर्सन है। तो सुधा मूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं? तो सोशल हार्मनी ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो सोशल हार्मनी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसको लिखे हैं नरेंद्र मोदी जी। भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के शपथ लिए हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। तो इन्होंने सोशल हार्मनी नामक पुस्तक लिखी है। एग्जाम वॉरियर भी इन्हीं की लिखी हुई पुस्तक है, याद रखिएगा। एग्जाम वॉरियर और सोशल हार्मनी पुस्तक नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपन्यास नीला छाता द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक कौन है?
तो उपन्यास जो नीला छाता है, इसके द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक हो जाएंगे यहाँ पे आपके रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत की जो मीडिया है चाटुकारिता में नंबर 1 है, ठीक है। इसलिए इसकी जो इंडेक्स है, सूचकांक है, वो आपका 159वें नंबर पे है। अब सोच लीजिए 180 देश में 159वें, लगभग 160, यानी 21 का अंतर है बस। इतने नंबर पे हमारा भारत महान है पत्रकारिता के क्षेत्र में, सूचकांक में। अब सोच लीजिए कितना बढ़िया आप लोग डेली न्यूज़ देखते हैं। आपको सोचने, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, विचार करके कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये स्थिति भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक है। आप सोच के बताइएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व साइबर अपराध सूचकांक यानी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक की बात कर लेंगे तो इसमें भारत का स्थान हो जाएगा आपका 10वां। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की बात करेंगे तो इसमें भारत की स्थिति रही है 85वें नंबर पे, 85 नंबर। ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? अब यहाँ पे पुरस्कार से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। तो 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो जीता गया है वो आपके मोहम्मद सलेम के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये कहा गया है लाला लाजपत द्वारा, ठीक है। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का जो अधिवेशन है ये होता है आपके हरिपुरा में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, और दूसरे नंबर के थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर जो क्वेश्चन में ऐसे आता है कि महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता कब किया था, तो 1924 में। कहाँ पे किया था? तो बेलगाम में, ठीक है। जो बेलगाम है यहाँ पे सबसे पहली बार जो है महात्मा गांधी द्वारा पहली और आखिरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी 1924 में। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1930, 1931 और 1932। तो पहला हुआ था आपका 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। तो इसमें से तीसरा जो ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कि 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो तीसरा था। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में एकमात्र भारतीय थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने भाग लिया था। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस प्रमुख भारतीय ने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष होते हैं आपके प्रधानमंत्री जी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश की बात करेंगे, मुख्य न्यायाधीश की, तो हीरालाल जी कानिया जी थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति अगर जो कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करना है तो प्रधानमंत्री के सलाह पे करते हैं। ये क्वेश्चन कल उत्तर प्रदेश के बीएड इंट्रेंस एग्जाम में आया था, जो कल हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था आपका पहले शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक की बात कर लेंगे तो महाराष्ट्र का प्रमुख नगर है, प्याज उत्पादन करने के लिए भी जाना जाता है। तो ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी की बात करेंगे तो ये आपके यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जिसका नाम है अराकान योमा,
कहाँ पर स्थित है? अराकान योमा की बात करेंगे, जो कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है। ये आपके म्यांमार देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जियोग्राफी से क्वेश्चन है। तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में के जो सहारे समतल मैदान फैला हुआ है, इसको भावर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है या सफ़ेद रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सियाचिन। ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किससे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो यूरोप का खेल का मैदान जो है वो आपके स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान जो है इसे 1000 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। तो बी हो जाएगा इसका। तो स्विट्जरलैंड होगा ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चावल का देश किसे कहा जाता है? तो चावल का देश की बात करेंगे तो थाईलैंड। ठीक है, इसे चावल का देश कहा जाता है, याद रखिए। देखिए ये उपनाम से संबंधित है, ठीक है, उत्पादन से संबंधित नहीं है यहाँ पे। तो चावल का देश कहा जाता है थाईलैंड को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा राइट आंसर आपका।